हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस के टॉपिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के जो नियम होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके साथ ही हमने कवर किया था साउंड वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था, नोट्स के माध्यम से देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत अगर उबलते जल से उसका कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अवस्था बदलती है तो उसमें एक गुप्त ऊष्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। ठीक है, तो इसका रीज़न समझते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसमें पानी जो है वो उबलना शुरू करता है और द्रव जो है वो भाप में बदलना जो है शुरू हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि भाप के पास जो होती है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट, और इसी वजह से जो इसका हीटिंग इफेक्ट होता है, इसका जो जलने का प्रभाव होता है वो ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के जो तापमान होते हैं वो एक ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, -40 है, -40 डिग्री मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसको अगर प्रूफ देखना है तो ये हम लोग फार्मूला एक होता है जिसमें हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। फार्मूला है C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए पूछा जाता है, या उसके ऑपोजिट यानी कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तो अगर हम लोग इसमें F इज इक्वल्स टू -40 रखते हैं, F इज इक्वल्स टू -40 रखते हैं और सारी वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें C भी जो आएगा वो हमारा आएगा -40। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में भी -40 है और फ़ारेनहाइट में भी -40 है। ठीक है, तो ये था प्रूफ करने का तरीका। इन केस अगर आपको याद नहीं है कि -40 कहाँ से आया तो उस केस के लिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि C और F बराबर हो जाएंगे तो C/5 कर दीजिए और इसी को C-32/9 कर दीजिए। ठीक है, इसको प्रूफ करिए, इसमें आंसर C इज इक्वल्स टू -40 आएगा और यही आपका फ़ारेनहाइट के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है बस इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है और इस तरह से फॉर्मूला से जो वैल्यू आ रही है यह है 36.89। ठीक है, वैसे भी आपको नॉर्मली भी याद रहना चाहिए कि अगर सामान्य बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। 37 के आसपास जो ऑप्शंस में वैल्यू है उसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.4 के आसपास फ़ारेनहाइट में रहता है। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू याद कर लीजिए। सामान्य तौर पे जो बॉडी का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट पे, दोनों ही वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर तापमान है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तो इसका डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो अगेन हमको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है C/5 इज इक्वल्स टू 200 - 32/9। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर आएगा आपका 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर C और F का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है और हम लोग C और F की जगह इसका औसत तापमान, ठीक है, यानी कि एवरेज वैल्यू रखते हैं, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो है तभी भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस F की जगह F' आ जाएगा यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट, और C की जगह औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C' हो जाएगा, F' और C', बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पे, ठीक है, मरकरी के स्थान पे अल्कोहल को तापमानी द्रव के रूप में वरीयता जो है वो दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है कि अल्कोहल का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है और साथ ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, दोनों ही काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कम तापमान पर भी ये फ्रीज़ नहीं करता है, जमता नहीं है,
अगर द्रव की स्टेट में है तो द्रव ही रहता है, ठोस नहीं बनता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ तापमानी द्रव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ये एक एंटी आइस एजेंट होता है। इसका अर्थ ये है ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत कम तापमान होता है वहाँ पे कभी कभी जो इंजन होते हैं उसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसमें आइस जमने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना होने से रोकने के लिए हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये जब भी मिलता है किसी द्रव के साथ तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उसको काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी कम करने के से हमारा तात्पर्य है 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर देता है। तो अगर इतना तापमान पहुंच भी जाए तब भी वो फ्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि इसका तापमान जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया है इथाइलिन ग्लाइकॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गर्म करने से विस्तारण होता है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है हीटिंग करने से, तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। जैसे पहला कि ये केवल ठोस पदार्थ में होगा। दूसरा है पदार्थ का भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन होने से भार में परिवर्तन नहीं आता है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, पदार्थ का जो घनत्व है वो घट जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी, घनत्व जो है ये घट जाएगा। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन जब भी होता है, विस्तारण जब भी होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और इसकी चौड़ाई का क्या होता है, तो चौड़ाई भी इसके साथ साथ बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, शीशे की छड़ है, भाप पे रखेंगे तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग दो ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला ग्राफ है जिसमें हम लोग घनत्व और यहाँ पे टेम्परेचर देख रहे हैं, और दूसरा है वॉल्यूम यानी कि आयतन और तापमान देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ की अवस्था रहती है और इसके बाद ये पिघलता है, तो ये लगभग इसका तापमान बढ़ना शुरू होता है। एक तापमान ऐसा आता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसको याद कर लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जिसमें घनत्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर यदि 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा। तो आयतन क्या होगा, स्टार्टिंग में जब बर्फ़ पिघलना शुरू होता है तो उस समय आयतन जो होता है वो घटता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है और मैक्सिमम पहुंच जाती है जब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो प्रोसेस है इसको द्रव का असामान्य प्रसार कहा जाता है, एनॉमली बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टैट किससे संबंधित है? क्योंकि नाम में इसमें थर्मल वर्ड आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हीट से यानी कि तापमान से संबंधित है, तो ताप क्रम से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कौन सा होता है? ठीक है, तो एक सेफ टेम्परेचर जो है रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये काफ़ी सेफ टेम्परेचर माना जाता है फूड्स के लिए, रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न होने का जो खतरा होता है वो सर्वाधिक होता है 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, यानी कि हमको अपना तापमान लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस में देखा जाए तो 4.5 डिग्री सेल्सियस से जो कम का तापमान है, सबसे नियरेस्ट क्लोज जो तापमान है यह है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं जो सेफ तापमान माना गया है रेफ्रिजरेटर का, ये लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं कुछ समय के लिए, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता होती है वो कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए जो अतिरिक्त नमी होती है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन दिया हुआ है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है ये पेय को ठंडा बना देता है, और कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर कोई ड्रिंक है तो ड्रिंक में इसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एडिशनल बर्फ़ मिलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आइस मिलाते हैं, आइस जब इसमें जाती है तो आइस जो है वो पिघलना शुरू करती है। पिघलने की वजह से क्या होता है, अवस्था परिवर्तित होती है, और गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि वो जो द्रव है हमारा, जो ड्रिंक है हमारा, उससे गुप्त ऊष्मा जो है वो ले लेती है। इसी कारण से पेय जो है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फ्रीज़र पर बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, ऐसा कथन कह रहा है। कारण ये है कि बर्फ़ जो है वो एक दुर्बल चालक होता है। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है। होता क्या है कि फ्रीज़र जो होता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान काफ़ी कम होता है, हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान होता है, फ्रीजिंग जोन होता है, और यहाँ पे बर्फ़ जो है एक लेयर के माध्यम से इकट्ठा हो जाती है, और जब इकट्ठा हो जाती है तो इसका शीतलन यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट हो रहा होता है ये प्रभावित होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि बर्फ़ क्या होता है, एक दुर्बल चालक होता है, ऊष्मा का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट जो है वो सही तरह से कंडक्ट नहीं हो पाती है, और यहाँ पे हमारा जो शीतलन है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एयर कंडीशनर और एयर कूलर जो होते हैं दोनों ही टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ये ऑप्शन सही है हमारा, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल किया जाता है दोनों के ही माध्यम से, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगी, यहाँ पे एयर कूलर लिखा है, वाटर कूलर नहीं लिखा है। ठीक है, तो एयर कूलर जो होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत स्टेटमेंट पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एयर कूलर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर्द्रता जो है नियंत्रित नहीं करता है, और एयर कंडीशनर जो होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित करता है। ठीक है, और वायु की गति जो है वो दोनों के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो टेम्परेचर और तापमान दोनों ही नियंत्रित किया जाता है एयर कंडीशनर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो कपड़ों को सूखने के लिए, जल्दी सूखने के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए, और ह्यूमिडिटी, इम्पॉर्टेंट ये है कि आर्द्रता जो है वो कम चाहिए। यदि आर्द्रता कम है एटमॉस्फेयर में तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, कि जैसे हमने देखा है कि बरसात के टाइम पे यानी कि रेनी सीज़न में आर्द्रता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस वजह से जो कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं। और वहीं अगर हम लोग गर्मी की बात करें और ऐसा तापमान जिसमें आर्द्रता भी कम है और तापमान ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो इससे मैच करता हुआ है वो है कि 20 डिग्री ह्यूमिडिटी है हमारी और 60 डिग्री का तापमान है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आर्द्रता कम है और तापमान ज़्यादा है, तो गीले कपड़े सूखने के जल्दी चांस होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक, ठीक है, कॉमन सॉल्ट मिलाया जाता है तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो और हिमांक बिंदु पे क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो क्योंकि साधारण नमक एक तरह की इम्प्योरिटी मानी जाती है,
इम्प्योरिटी मानी जाती है और जब इसको पानी में मिलाया जाएगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी घट जाता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थर्मल फ्लास्क होता है, ठीक है, जो थर्मस वाली बॉटल आती है, इसमें लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है, या फिर प्राप्ति नहीं होती है। तो किस प्रोसेस से नहीं होती है? संचालन, संवहन एवं विकिरण, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे संचालन यानी कि कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन, और रेडिएशन विकिरण जो है ये है रेडिएशन। ये तीनों ही प्रकार का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है थर्मल फ्लास्क में। ना कोई ऊष्मा बाहर जाती है और ना ही कोई ऊष्मा अंदर आती है। इसी कारण से यदि कोई ठंडा पदार्थ है तो गर्म रहता है, ठंडा रहता है, और गर्म पदार्थ है तो वो गर्म ही रहेगा कुछ समय तक। इसीलिए इसको थर्मल फ्लास्क या फिर थर्मस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप से बचने के लिए छाते का रंग जो है ये कौन सा सबसे उचित है, कौन सा रंग जो है सबसे उचित होगा? तो पहला है ऊपर काला होगा और नीचे उजला होगा। दूसरा ऑप्शन है ऊपर उजला होगा नीचे काला होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा मात्र काला और फिर मात्र उजला। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये होगा कि यदि उजला सरफेस होगा छाते का तो यहाँ पे अवशोषित कम होता है और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज उस पर पड़ेगी वो सभी बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी ऑप्शन बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, बट इसको और ज़्यादा करेक्ट करने के लिए हम लोग समझते हैं अगर अंदर की सरफेस काली होगी तो अगर इन केस कुछ यूवी किरणें जो है एब्जॉर्ब हो चुकी होंगी, पास हो चुकी होंगी अम्ब्रेला से, तो वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो अवशोषित हो जाएगी। इसलिए ऊपर उजला और नीचे काला जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये सभी ऊष्मा को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। इसीलिए यदि इनके ऊपर जो भी किरणें पड़ती हैं, जो भी ऊष्मा होती है वो परावर्तित हो जाती है और कुछ भी अवशोषित नहीं होता है, इसीलिए ये आरामदेह होते हैं गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है, तो कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन ये कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़े जो होते हैं उनको गर्मियों में वरीयता दी जाती है। कारण इसलिए क्योंकि हल्के रंग जो होते हैं वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं और परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सतह से स्वेटिंग जो होती है इसके द्वारा जो जल की हानि होती है वो किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो पसीना बहना जो है वो किस पर निर्भर करता है? वातावरण के तापमान पर, सही है। वातावरण की नमी पर, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता जो है दोनों पर ही इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है कि कितना पसीना होगा किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रखता है? तो यहाँ पे वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पे यदि मिट्टी के घड़े की बात की जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स बने रहते हैं, छिद्र बने रहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन जो होता है वो पोरस होता है, इसमें छिद्र होते हैं और जिस कारण से जो घड़े की सतह होती है ये हमेशा एक गीलापन बना रहता है यहाँ पे छिद्र। ठीक है, और यहाँ पे जो छिद्रों से पानी निकलता है उसका हमेशा वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन जो होता है वो होता रहता है। ठीक है, इसी वजह से जो सतह है वो ठंडी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव कब होता है? जब मौसम में उमस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उमस यदि होती है तो आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है यानी कि काफ़ी ह्यूमिड फील होता है, पसीना जो होता है वो सूखता नहीं है जल्दी, इसीलिए उमस भरा मौसम होता है। नेक्स्ट है शुष्कता जो होती है
ये जो दशा है ये किसको संदर्भित करती है? तो ये निम्न आर्द्रता को संदर्भित करती है। यानी कि अगर लो ह्यूमिडिटी होती है तो ड्राइनेस या फिर शुष्कता की दशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है कि हमारा जो रक्त है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है इसलिए, और यही हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि हमारा जो ब्लड होता है ये खुद ही हाई प्रेशर पे फ्लो करता है और इसीलिए हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उतना फील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ठीक है, तो अक्सर हमने देखा है कि जैसे जैसे हम पहाड़ियों पे जाते हैं, ऊंचाई की जगह पे जाते हैं, वहाँ पे पानी के उबलने का तापमान जो होता है वो गिर जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, दाब जो होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है ये कम हो जाता है और दबाव कम हो जाने के कारण जो उबलने का बिंदु है ये नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जब भी प्रेशर बढ़ेगा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी द्रव का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो प्रेशर कुकर सबने देखा होगा, एक स्मॉल कंटेनर जैसा होता है और इसको हम लोग सीटी लगा के बंद कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है और हमने सीटी भी लगा दी है तो पूरी तरह से बंद कर दिया है, इससे क्या होता है कि इसमें दाब जो होता है वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जो कि सामान्य तौर पे 100 डिग्री सेल्सियस रहा है, अभी क्योंकि दाब बढ़ गया है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का तापमान बढ़ चुका है और अब बढ़े हुए तापमान पे पानी उबलता है तो ऊष्मा जो है वो ज़्यादा प्रदान करता है जो बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं जो उसमें पक रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अधिक दाब पर पानी जो है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है और यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है ये डिपेंड करेगा कि ऊपर का जो छेद है उसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है उस होल का, और उस पर रखा गया कितना वजन है, क्योंकि ये दोनों ही कारण जो है ये प्रेशर को बदल सकते हैं, इसीलिए इन दोनों कारणों को देखा जाता है। और यदि प्रेशर बदलेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पानी का वो भी बदलेगा और प्रेशर कुकर में प्रभाव पड़ेगा कि किस लेवल पे खाना पकेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है और पानी यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले उबलता था तो अभी वो 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 130 या इस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है और ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है ये खाद्य पदार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल जो होती है वो टूट जाती है। ठीक है, तो बोतल टूट जाती है यदि कोई बोतल है और इसमें आपने वाटर रखा था, बाद में ये आइस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें क्या होता है कि फैलाव होता है, जब आइस में बदलता है तो पानी जब जमता है तो वो कुछ फैलता है, फैलने के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि बोतल का ढक्कन यदि आप खोलते हैं तो थोड़ा सा आइस जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, या फिर काफ़ी देर तक ना खोलो तो बॉटल जो होती है वो टूट जाती है तो कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल आच्छादित जो रातें होती हैं स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। ठीक है, तो यदि आकाश में ज़्यादा बादल होते हैं तो ऐसी जो रात होती है वो अधिक गर्म इसलिए होती है क्योंकि बादल जो होते हैं वो पृथ्वी और हवा दोनों का जो रेडिएशन होता है। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग समझें तो दिन के समय क्या होता है कि सूर्य का जो सन की जो रेज़ होती हैं
वो कुछ इस तरह से पृथ्वी में आती हैं और पृथ्वी जो होती है इन सभी रेस को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। रात के समय जब ये सूर्य यहाँ नहीं है तो ये जो अवशोषित किरणें हैं ये वापस लौटती हैं वायुमंडल में। पर क्योंकि बादल है तो बादल इस विकिरण की प्रक्रिया को, रेडिएशन की प्रक्रिया को, जो कि रात में हो रही है, इसको रोक देता है। रोकने की वजह से ये यहीं पे रुकी रह जाती हैं और हमारा वायुमंडल का तापमान क्या होता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से जो ऊष्मा का विकिरण है इसको रोकते हैं। इसी कारण से रात जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ठीक है, तो ज़्यादा सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक। पहला है रेत का रेगिस्तान, दूसरा है धान की खेती की भूमि, तीसरा है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, और लास्ट ऑप्शन हमारा प्रेयरी भूमि, मतलब कि घास की बात कर रहा है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी हुई जो भूमि होती है ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो भी सूर्य की किरणें होती हैं इनको रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कठोष्ठ मतलब कि जो कोल्ड स्टोरेज होता है इसमें फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। ठीक है, तो यदि कोल्ड स्टोरेज में हम लोग कोई फल स्टोर करते हैं तो उसकी स्टोरेज लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक हम लोग स्टोर कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, गलत ऑप्शन है। वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता, ये भी गलत ऑप्शन है। श्वसन की दर जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका ह्रास होता है, यानी कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है फ्रूट्स के द्वारा, लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं फ्रूट्स के, उनकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो कम हो जाती है और इसी कारण से फल जो होते हैं वो जल्दी नहीं पकते हैं, या फिर जो पके हुए फल होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक सही रह पाते हैं। ठीक है, तो जो फसल होती है वो कटाई के बाद भी श्वसन करती है और ऑक्सीजन का उपभोग भी करती है। श्वसन की दर जितनी ज़्यादा होगी फलों के पकना जो होता है या उसका क्षय जो होता है वो उतना अधिक तेज़ी से होता है, और इसी को रोकने के लिए हम लोग उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र जो हैं वो हमें गर्म रखते हैं। सही जवाब है, मतलब सही है कथन। कारण देखते हैं। कारण ये कह रहा है कि ऊनी रेशे जो होते हैं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊनी वस्त्र होते हैं इनको कुचालक नहीं कहा जाएगा। ऊनी वस्त्रों के बीच में कुछ स्पेस होती है और इन स्पेस में जो हवा के कण होते हैं वो आके बैठ जाते हैं, और क्योंकि ये हवा के कण आके बैठ जाते हैं इसमें, तो ये एक तरह का इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं और बाहर की ऊष्मा को आने नहीं देते हैं अंदर। ठीक है, इसी कारण से इसमें जो हवा फंसी रहती है वो एक कुचालक की तरह काम करती है और ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कारण जो है ये गलत है, कथन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है यह है तरंग गति। ठीक है, तो वेव्स के बारे में मैंने आपको नोट्स के माध्यम से हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो होता है वो उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि ये एक रेडियो वेव्स है, रेडियो तरंगे हैं, और जब भी तरंगों से रिलेटेड कुछ होगा, आयंस से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं या फिर ऊर्जा या विद्युत से संबंधित कोई भी चीज़ आती है तो वो आयन मंडल से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे आयनोस्फेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आयनोस्फेयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन की बात हो रही है। तो वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है किसके कारण होता है? ये भी आयनोस्फेयर के ही कारण होता है ट्रांसमिशन, ये भी आयनोस्फेयर के ही द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा ज़्यादा हीट होता है? हमारा अर्थ का जो सरफेस है, पहला है प्रकीर्ण सौर विकिरण, तो जो स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन होती है उसकी वजह से।
दूसरा है लघु तरंग सौर विकिरण, तो जो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होती है उसकी वजह से। थर्ड ऑप्शन है हमारा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण या फिर परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा रिफ्लेक्टेड जो सोलर रेडिएशन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है ये अधिक तप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कॉस्मिक किरणों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। दूसरा है इनका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वेवलेंथ काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट है ये बहुत ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं और ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये सही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जाए तो हम लोग बात करते हैं रेडियो वेव्स हुआ या फिर एक्स रेज, गामा रेज, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। इसमें कॉस्मिक रेज के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए एक तरह के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम जो होता है उसके पार्ट नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है दूर संचार के लिए कौन सी तरंगे जो होती है वो प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, तो दूर संचार के लिए माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव याद रखिएगा। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन सी तरंगों का यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, सही है। और थर्ड ऑप्शन हमारा ऊर्जा की बूंदें जो हैं वो रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दशा को विचलित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीना काफ़ी छोटा होता है, साथ ही जो बरसात होता है उस टाइम पे बरसात की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और जिस तरह से रेडियो वेव्स पहले आ रही थी वो अब नहीं आ पाती हैं। इसी वजह से हमारा जो डिश एंटीना होता है वो सही कार्य नहीं करता है, सिग्नल उसको नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दूरदर्शन के जो संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि संकेत दुर्बल हैं, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, मतलब वायु जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है संकेतों को, और लास्ट ऑप्शन हमारा पृथ्वी की सतह जो है वो वर्गाकार है। तो पृथ्वी की जो सतह है ये वक्राकार है, इसी वजह से क्या होता है कि जो निश्चित दूरी पे दूरदर्शन के जो संकेत हैं वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस है अर्थ का। ठीक है, कर्व्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिटी स्कैन करने में कौन सी जो तरंगे होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सिटी स्कैन में एक्सरे तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह है ध्वनि। साउंड के बारे में हम लोग ऑलरेडी नोट्स के माध्यम से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्वनि का जो वेग होता है ये अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में, वैक्यूम में, वायु में, जल में या फिर इस्पात में। ठीक है, तो सॉलिड में यानी कि ठोस में सबसे अधिक होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस्पात में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और उसके लास्ट में जो सबसे कम स्पीड देखी गई है वो गैस में देखी जाती है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में चल सकती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ये भी गलत है। केवल गैसों में चल सकती है, गलत है। ठोस तथा गैस दोनों ही माध्यम में चल सकती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किस में? तो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों को माध्यम की ज़रूरत होती है और निर्वात में किसी भी प्रकार का माध्यम जो होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि पहला है चंद्रमा में पर उनके कानों का काम करना बंद हो जाता है, गलत ऑप्शन है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, सही ऑप्शन है,
क्योंकि उसमें वायुमंडल नहीं होता है, इसी वजह से एक निर्वात की स्थिति हो जाती है, वैक्यूम की स्थिति हो जाती है। और ध्वनि को हमेशा एक माध्यम की ज़रूरत होती है, क्योंकि माध्यम मिल नहीं पाता है, इसीलिए ध्वनि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहयात्री को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो अनुरणन जो होता है ये विशेषता बड़े गिरजाघरों या अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। इसका अर्थ ये होता है इको वाला जो साउंड होता है, इको का साउंड, कि मतलब एक ही आवाज़ जो होती है वो कई बार गूंजती है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, कई बार सुनाई देती है। कारण दिया हुआ है कि दीवारें, छत या धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जितने भी दीवार हैं, छत है, धरातल है, इसलिए इसी वजह से इको का साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है, और साथ ही ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए जो हॉल की दीवारें हैं, इसको कैसा होना चाहिए कि ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, अथवा ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, अवशोषण का अर्थ ये है कि यदि ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, अवशोषित नहीं करेगी, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो हमें कई बार वही आवाज़ सुनाई देगी, बार बार वही आवाज़ सुनाई देगी। और इस चीज़ को रोकने के लिए जो दीवारें होती हैं उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो अवशोषण कर ले, ध्वनि का एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो लगभग 16.5 मीटर होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16.5 मीटर। नेक्स्ट है पराश्रविक तरंगे, मतलब कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, पहला है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। नेक्स्ट है इनका प्रयोग जो है वो बीमारियों के उपचार में किया जाता है, और ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। ये जर्म्स को भी मार सकती हैं। ठीक है, जर्म्स को, कीड़ों को मार सकती हैं, इसके साथ ही ये कपड़ों को भी साफ कर सकती हैं, बीमारियों के उपचार के लिए भी यूज़ होती है, साथ ही जो स्वचालित ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं उनका नियंत्रण भी करती हैं। यहाँ पे है पराश्रव्य जो ध्वनियाँ होती हैं इनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे चमगादड़ यानी कि जो बैट होते हैं वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि उनकी आँखों में तारे बड़े होते हैं, इन्हें रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है इनकी। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, गलत है, ये सभी गलत है। जो सही ऑप्शन है कि ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा ये निर्देशित होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं और उन्हीं से इनको डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला है हमारा हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, यानी कि इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति जो है गैस में द्रव्य एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, ध्वनि जो होती है इसकी गति सबसे अधिक ठोस में होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में आता है, सही है। पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, सही है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है, तो ये है 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल। नेक्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अनुमति योग्य शोर के स्तर के संबंध में सूची बताई गई है। आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले शांत क्षेत्र में
सबसे कम डेसिबल होगा, तो शांत क्षेत्र को 50 डेसिबल से मिला दीजिए। दूसरा है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा वाले शोर को हम लोग 70 डेसिबल को मिला देते हैं औद्योगिक क्षेत्र से। अब बचा हुआ जो है वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र हो जाएगा 55 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र जो हो जाएगा वो 65 डेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्तर के डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो लगभग 80 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है ये हानिकारक होती है और इससे हार्मफुल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, मतलब श्रवण संबंधित या अन्य मानसिक या शारीरिक समस्याएं जो होती है ये उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इंफ्रारेड का भी यूज़ किया जाता है। अगर ऑप्शन में इंफ्रारेड तरंगे होंगी तो भी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, टेलीविज़न के जो दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज़ किया जाता है? तो अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। जो टीवी रिमोट होता है, रिमोट में आपने देखा होगा कि रिमोट यूज़ करते हैं और किसी तार के बिना ही हमारे टीवी में जो चेंजेस हम लोग करना चाहते हैं वो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिमोट से हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, जिसकी वजह से हमारा टीवी वही कार्य करता है जो हम लोग करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, जब टीवी का स्विच ऑन होता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। सही ऑप्शन है। ठीक है, तो सुनाई और दिखाई दोनों एक साथ देता है जब भी टीवी का स्विच ऑन होता है। नेक्स्ट है, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का यूज़ किया जाता है। तो आवृत्ति आरोपण का यूज़ किया जाता है टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति आरोपण। यहाँ पे हम लोगों का एंड होता है। जितना भी टॉपिक हम लोगों ने नोट्स के माध्यम से पढ़ा है तो उन सभी टॉपिक्स पे हम लोगों ने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यह है विद्युत धारा, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, धारा के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के जो प्रवाह की दर होती है इसी को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है वहीं पे हमारा जो करंट है इसका दिशा मानी जाती है और इसके विपरीत दिशा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी चलता है तो वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है। एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर या फिर 1 कूलाम प्रति सेकंड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग या फिर एसी करंट। ठीक है, तो प्रत्यक्ष धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है इसको। प्रत्यक्ष धारा का अर्थ ये होता है कि इसकी जो दिशा होती है वो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जो धारा होती है वो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, जैसे कि बैटरी। और अगर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसमें जो विद्युत धारा होती है उसकी दशा जो होती है वो बदलती है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है कि एक बार ये कुछ पॉजिटिव दिशा में होती है, फिर नेगेटिव दिशा में आती है और फिर पॉजिटिव आती है, फिर नेगेटिव आती है। इस तरह से जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, वो इस तरह से चलती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत चालक बल। ठीक है, तो ये किसी बैटरी या फिर जनरेटर द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होती है उसकी तीव्रता या फिर दबाव को कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है या फिर प्रेशर होता है जो कि किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जैसे कि बैटरी या फिर जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ईएमएफ इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वोल्टेज, जिसको विद्युत विभव कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, विद्युत विभव। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पोजीशन टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वोल्टेज कहा जाता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक
घनात्मक आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होता है उस विशेष बिंदु का वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो इसको वोल्टेज शब्द से कहा जाता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये वोल्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो V क्या होता है, वर्क डन अपॉन फ्लो ऑफ चार्ज। तो किया गया कार्य और उसके बाद आवेश का जो प्रवाह है उसको अगर हम लोग देखें, इसका रेशियो निकालें, अनुपात निकालें, तो हमारे पास आ जाएगा W अपॉन Q और यही होता है हमारा वोल्टेज। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट होती है ये होती है, वर्क का हो जाएगा जूल और चार्ज का हो जाएगा कूलाम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यह है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो होता है वो एक भौतिक गुण होता है जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है किसी कंडक्टर में, ठीक है, किसी चालक में। इसका जो एसआई यूनिट होता है ये ओम होता है और एक ओम्स लॉ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको अब हम लोग देखेंगे। ओम्स लॉ का अर्थ ये होता है कि यदि दो बिंदुओं के बीच में चालक से होकर गुजरने वाली जो धारा होती है वो दोनों ही बिंदुओं के वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि दो पॉइंट है, ए है और बी है, और द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके बीच में जो धारा का प्रवाह हो रहा है ये इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो करेगा ये इसके वोल्टेज पे निर्भर कर रहा है, या फिर जितना वोल्टेज आपस में होगा ये इसके करंट पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा ओम्स लॉ, और यहाँ पे V इक्वल्स टू आर आई हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल्स टू आर आई, जिसमें V क्या है, वोल्टेज है, R हमारा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और I जो है वो हमारा धारा है, करंट है। नेक्स्ट है जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ये किसी भी चालक के लंबाई पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके साथ ही उसके क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, जहाँ पे हमारा R जो है वो प्रतिरोध है, यहाँ पे जो रो लिखा हुआ है ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता जो होती है वो रो से डिनोट की जाती है। L यहाँ पे इसका हो जाएगा लंबाई, और A जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए गए हैं उसको एक बार रिवाइज करिएगा। जो भी नोट्स पढ़ाया जा रहा है इसी पे बेस्ड हम लोग नोट्स को कंटिन्यू करते हुए कल इसी के साथ हम लोग क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो आपको ज़रूर से सॉल्व करने हैं। साथ ही जो आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, अगर कोई लगा रहे हैं तो उसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कोशिश ये करना है कि लेक्चर के साथ साथ ही रिवाइज़ करते हुए चलिए, लेक्चर के साथ ही प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलिए। इससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ प्रश्न हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति बताना है आपको। दूसरा आपको बताना है दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है, किस लेंस का यूज़ किया जाता है। तीसरा आपको बताना है ओम्स लॉ जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है। ये सभी आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करने हैं। कल हम लोग इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपकी प्रिपरेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपसे बार बार कहा है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज़रूर से सॉल्व करने हैं। साथ ही कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो हो, अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। घटना चक्र आई दृष्टि की सीरीज़ जो है वो लगातार चल रही है, तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए करंट अफेयर्स को कभी भी साइड मत करिएगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। ये जो भी 108 दिन की सीरीज़ आप लोगों को पढ़ाई गई है, इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट किए गए हैं। ज्योग्राफी भी चल रहा है, साथ में साइंस आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आप लोगों का इकोनॉमिक्स तैयार करवा दिया जाएगा और फिर आपकी ये जो पूरी 108 दिन की सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सभी चैप्टर्स जो हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उनको एक रिवाइज़ करिएगा, क्रम के साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो घटना चक्र के माध्यम से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ज़रूर से सॉल्व करिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।